हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोग समास पढ़ चुके हैं। समास, ठीक है, समास पढ़ चुके हैं और समास के कुछ क्वेश्चन आंसर भी जो थे वो करा दिए हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको करा दिए हैं। आज पढ़ने वाले हैं, आज बताने वाले हैं शब्द भेद। ठीक है, शब्द भेद पढ़ने से पहले शब्द कहते किसको हैं तो देखिए, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, एक सार्थक शब्द को ध्वनि कहते हैं। देखिए, शब्द में दो होते हैं, एक सार्थक होते हैं और एक निरर्थक होते हैं। एक सार्थक होते हैं, एक निरर्थक होते हैं। सार्थक में जैसे हाँ, ना, जब, तब, जगमग, डगमग, ये सब शब्द क्या हैं? ये सब सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द कैसे हैं, कौन से हैं? जैसे कि नींबू हो गया। ठीक है, जैसे नींबू हो गया। अब ये नींबू क्या है? सार्थक शब्द है। लेकिन अब कह दीजिए नी, ठीक है, या कह दीजिए बू, तो या फिर लिख दीजिए जैसे पानी क्या है? पानी एक सार्थक शब्द है। लेकिन आप कह दीजिए पानी, पानी वानी, पानी वानी, तो ये पानी वानी क्या है? पानी वानी ये एक निरर्थक शब्द है। ठीक है, जबकि पानी एक सार्थक शब्द है। तो ऐसे शब्द जहाँ मिल जाए, जैसे कि ऐसे शब्द बोलो जिससे कि एक सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को समझ जाए। ठीक है, तो ऐसे शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। और ऐसे बातों को बोलने से जो सामने वाला व्यक्ति न समझ पाए, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब मुझे यकीन है कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलिए। देखिए, हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। कौन कौन आधार हैं? एक व्युत्पत्ति और एक उत्पत्ति, एक रूप और एक अर्थ के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद हैं। देखिए, व्युत्पत्ति कहिए या रचना या बनावट के आधार पे 3 हैं। इनके 3 भेद हैं। कौन कौन सा? एक है रूढ़, ठीक है, एक है यौगिक और एक है योग रूढ़। ये 3 हैं। ठीक है, ऐसे हैं उत्पत्ति या इन्हें कह सकते हैं आप स्रोत या फिर इतिहास के आधार पे उत्पत्ति या फिर आप कह सकते हैं ये स्रोत या फिर इतिहास के आधार पे इनके 4 भेद हैं। 4 कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, और देशज, विदेशज। ठीक है, ये 4 इनके 4 भेद हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार हैं तो इनके 5 प्रकार हैं। एक किसी में संकर भी आता है। ठीक है, इनके 4 भेद हैं, लेकिन प्रकार में पूछा जाएगा तो प्रकार में 5 आ जाएगा, एक संकर हो जाएगा। ठीक है, अगर रूप या प्रयोग के आधार पे पूछा जाए कि कितने भेद हैं तो इनके 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक है अविकारी, एक है विकारी और अविकारी। ठीक है, ये 2 हैं। और अगर बात की जाए कि अर्थ के आधार पे, ठीक है, तो अर्थ के आधार पे 4 भेद हैं। 4 भेद हैं। कौन कौन से? एक है एकार्थी और एक है अनेकार्थी,
एकार्थी, एक अनेकार्थी है, और तीसरा है सार्थी। ये पहला एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और ये विपरार्थी, ये इनके 4 भेद हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो व्युत्पत्ति के आधार पे या रचना या फिर बनावट के आधार पे, ठीक है, इनके आधार पे जो 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किनको कहते हैं? जिन शब्दों के खंड न हो चुके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों। जिन शब्द को आप अलग कर ही नहीं सकते, वो 2 शब्दों के मेल से कैसे बनेंगे? जिन शब्दों के मेल से न बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चावल, दिन, घर, मुंह, घोड़ा, कमल, आम, नींबू इत्यादि। अब ये बताइए, यहाँ चावल जैसे हो गया, चावल को अगर खंड करिए, अगर इन दोनों को अगर खंड करेंगे अलग अलग, अगर मान लीजिए चाव धन ल, तो चाव का कोई सार्थक शब्द है? नहीं, चाव का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, न ल का। अच्छा ठीक है, अगर इस तरीके से न खंड करके अगर इसको चा केवल करिए, चा धन वल, अब कोई सार्थक शब्द निकल रहा है? अभी भी कहेंगे कि सार्थक शब्द नहीं हो पा रहा है। ऐसे आम है, आम को ही करिए आ धन म। अब बताइए, आ का कोई सार्थक शब्द निकल रहा है या म का कोई सार्थक शब्द निकल रहा है? कहेंगे नहीं। ऐसे ही नी है और बू को अलग करेंगे तो नी का और बू का कोई सार्थक अब शब्द नहीं निकल रहा है। ठीक है, अर्थात इनको हम खंड अलग अलग नहीं कर सकते, इनका खंडन नहीं कर सकते, ये अलग अलग नहीं हो सकते, ये मूल शब्द हैं। इस प्रकार से इन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनको खंड करके नहीं लिखा जा सकता या फिर इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर नहीं बने होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। आप कमल को तोड़ लेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, तो ऐसे शब्द अगर नहीं तोड़ पाएंगे, जो शब्द नहीं टूट पाएंगे, ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगले पे चलते हैं, यौगिक शब्द पे। ये है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? यौगिक का अर्थ होता है योग, यौगिक का अर्थ ही होता है योग। ठीक है, योग यानी कि मेल से बना हुआ, अर्थात मेल से ये बना हुआ है। ठीक है, यौगिक का अर्थ ही होता है योग, अर्थात ये मेल से बना हुआ होता है। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, सामाजिक, विद्यालय, राजपुत्र, इस प्रकार से इनको आप अलग अलग करेंगे तो कहेंगे बी धन ज्ञान। ठीक है, सामाजिक को अलग अलग करेंगे तो कहेंगे समाज धन एक। ठीक है, विद्यालय को अलग करेंगे तो कहेंगे विद्या धन आलय, या विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय। इस प्रकार से ऐसे है राजपुत्र, राजा का पुत्र, इस प्रकार से। अब देखेंगे समाज एक अलग शब्द है, एक अलग शब्द है, विद्या एक अलग शब्द है और आलय इनका एक अपना अलग अलग शब्द निकलता है। और जब इनको दोनों को मिला देंगे तो कहेंगे कि विद्यालय। ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक।
ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब एक बात विशेष ध्यान देंगे कि ये इनकी रचना जो है, यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। अब कहेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, समास मतलब, तो ऊपर चलिए। जैसे बी धन ज्ञान, बी धन ज्ञान। अब बी में ये बी का लगा है, ये बी उपसर्ग है। कहेंगे ये जो विज्ञान बना है ये उपसर्ग से बना है, ठीक है। ज्ञान में बी उपसर्ग लग के ये विज्ञान बना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से ये सामाजिक, सामाजिक में इक प्रत्यय लगकर सामाजिक बना है। इसमें उपसर्ग लगा है और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये समास से ये समास है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो उपसर्ग और प्रत्यय, समास, ये तीनों से इनकी रचना होती है। किसकी? यौगिक की, यौगिक शब्द की, ठीक है। तीनों से इनकी रचना होती है। ये था यौगिक शब्द, ठीक, आप समझ चुके होंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे तीसरे पे चलते हैं, यौगिक शब्द पे। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? तो वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिसका अर्थ रूढ़ हो जाता है। रूढ़ हो जाता है मतलब वे शब्द जो यौगिक होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका शब्द परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, मतलब उनका खंडन नहीं हो सकता, ऐसा हो जाता है वो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ये सामान्य अर्थ में न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी, इस प्रकार से इनको अलग अलग आप कर सकते हैं। पीताम्बर कहेंगे पीत धन अंबर कहेंगे, इसमें इनको अलग अलग तो कर लिए। अब इनको अलग अलग तो कर लिए, लेकिन आप जैसे ही पीताम्बर कहेंगे तो पीताम्बर, तो फिर आप कहेंगे कि पीताम्बर एक देखिए विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। कैसे? पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण जी। कौन? कृष्ण जी। तो कृष्ण जी एक रूढ़ शब्द बन गए कि नहीं? इनका अलग कर सकते हैं? इनको नहीं कर सकते, ये रूढ़ शब्द बन गया। अब ये जो जलज बना है, जलज का मतलब ये ज का मतलब जन्म लेने वाला, जन्म, ठीक है। जन्म कहाँ पे? जल में, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात ये किसका अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, तो कहेंगे कमल का। कमल का ये अलग ही विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ करते हैं। जैसे लंबोदर है। अब लंबोदर को देखते ही आप कहेंगे लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ये रूढ़ शब्द बन रहे कि नहीं? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। देखिए कृष्ण हो गए, कमल हो गया, ठीक है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, दशानन किसको कहेंगे? 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, ठीक है। ऐसे ही है नीलकंठ। नीलकंठ को आप इसका विग्रह करिए, इनको खंडित करिए, अलग करिए, तो देखिए कौन सा अर्थ एक विशेष को प्रकट कर रहा है। तो आप कहेंगे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी या शिव जी को ये प्रकट कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे योग रूढ़ हो रहा है। ऐसे ही गिरधारी मतलब गिर को धारण करने वाला। कौन है? वह है कृष्ण, ठीक है। कृष्ण गिर को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण। ये शब्द ऐसे हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, किसी और को, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी और को विशेष अर्थ को प्रकट करें, ऐसे शब्द को योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। एक बात और है महत्वपूर्ण, देखिए बहुव्रीहि समास के जितने भी, यानी बहुव्रीहि के सभी उदाहरण, जितने भी उदाहरण हैं
सभी योग रूढ़ के ही उदाहरण हैं। आप समास अगर नहीं पढ़े हों तो पिछली के वीडियो में जाके, जो हमारी क्लास अभी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप समास की क्लास देख लेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा समास, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं ना, वो सारे के सारे योग रूढ़ ही हैं, योग रूढ़ के ही शब्द उदाहरण हैं, ठीक है। बहुब्रीहि के जितने भी उदाहरण हैं सब बहुब्रीहि के ही उदाहरण हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज आप पढ़ें व्युत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के भेद थे, व्युत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के भेद थे वो आप पढ़ गए। कौन कौन सा? शब्द, रूढ़ और यौगिक। ये तीन चीज़ों को आप जान गए, ये तीन चीज़ों को बता दिए मैंने। और कल आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे यानी कि इतिहास के आधार पे कौन कौन से। कल तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव, तत्सम, तद्भव, और कोशिश करेंगे अगर हो सकेगा तो देशज विदेशज को भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन कल पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।